नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और हम सबसे पहले बात करेंगे आज घुटनों पर पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव ने महज 48 घंटे में हालात को युद्ध जैसे मोड़ पर ला खड़ा था, लेकिन समय रहते हुए युद्धविराम से हालात संभले और पाकिस्तान पूरी तरह तबाह होने से बच गया। दरअसल पाकिस्तान ने चीन और टर्की से मिले आधुनिक हथियारों के बल पर भारत में बड़े हमले की योजना बनाई थी, लेकिन भारत की सतर्कता और जवाबी कार्रवाई में उसकी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। जिन हथियारों को पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहा था, वह असल जंग के वक्त फुस साबित हुए। भारत की सीमा सुरक्षा और एयर डिफेंस, विशेष रूप से S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम ने टर्की से लाए गए एक्सयार्ड से सोंगार ड्रोन को बॉर्डर पार करते हुए ही ध्वस्त कर दिया। वहीं जब भारत ने जवाबी हमले किए तो पाकिस्तान की रक्षा में लगे चीन के HQ-9 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गए। भारत की जवाबी कार्रवाई में कराची, लाहौर, बहावलपुर समेत 8 पाकिस्तानी एयरबेसों को निशाना बनाया गया। इससे पाक सेना और सरकार, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल मुनीर पूरी तरह से हिल गए। जवाबी हमले की गूंज ने न केवल पाकिस्तान में बल्कि टर्की और चीन तक भी पहुंची, क्योंकि उन्हीं के बनाए हथियार अब बेकार साबित हुए। टर्की के ड्रोन की ऑपरेशन रेंज और पेलोड सीमित, जबकि चीन का HQ-9 सिस्टम भारतीय मिसाइल हमलों के रोकने में पूरी तरह फल रहा। अगर भारत ने अपनी संचालन क्षमता का इस्तेमाल किया होता तो पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। इसी टकराव के बीच पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर का ऐलान होता है। सब कुछ ठीक रहता है। लगभग 5 बजे सीज फायर, कल की डेट में अगर बात करें तो सीज फायर हो जाता है, लेकिन 3 घंटे बाद फिर से नापाक हरकतें शुरू हो जाती हैं। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हर जगह पर ड्रोन दिखाई देते हैं और सबको हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, इतना घुटनों पे आने के बाद जाएगा कहाँ? हम लगातार तस्वीरें देख रहे थे आज पाकिस्तान की, तो वहाँ लोग जश्न मना रहे थे। वहाँ की मीडिया कह रही है, देखिए भारत के लोग क्या कह रहे थे और क्या हुआ। बहुत जल्दी जश्न नहीं मनाया जाता। भारत को ठंडा हलवा खाने का बहुत पुराना शौक है। आप आतंकवाद के निर्माता, निदेशक सब कुछ हैं। जो आज आप स्टूडियो में हंस रहे हैं, ये हमारा बड़प्पन है। जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये हमारा बड़प्पन है कि हम आपको जवाब उस तरीके से देना नहीं चाह रहे हैं। वरना जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने अपने 10 फादर्स को, पिता ही कहूँगा, तभी इतने उनसे जब रात में आए कि मैं इनको धन्यवाद करूँगा, उस दुनिया को पता है कि व्हाइट हाउस में नाक कौन रगड़ रहा था। वो दुनिया को पता है कि चीन के पास कटोरा लेके कौन जा रहा था। वो दुनिया को पता है कि टर्की के पास जाकर किसने हथियारों की भीख मांगी थी। ये वही टर्की है जो भूकंप आया तो भारत से भीख मांग रहा था। ये वही चीन है जहां का व्यापार भारत ने आधा कर दिया। पाकिस्तान कह रहा है कि हम डर गए। जिसके प्रधानमंत्री जेल के अंदर डर रहे हो वो हमें बताएगा। जिसके प्रधानमंत्री की इतनी औकात, इतनी हैसियत नहीं है कि वो किसी से बात कर सके, वहां के डिप्टी PM और सेना प्रमुख बात करते हैं, वो कल आके मेकअप करके आके सबको बता रहा है कि देखिए हमने जवाब दिया है। कुछ तो शर्म रख लेते। अपना एयरबेस ह्यूमन शील्ड बना के तुम वार करना चाह रहे हो। हम तुम्हारी तरह नहीं है। हमें पता है किसको चप्पल मारनी है और किसको मिसाइल। तुम हमारी चप्पल लायक भी नहीं हो। तुम फेंके हुए टुकड़ों पे जी रहे हो। हमारे यहां से कोई छोड़ के भारत नहीं गया कहीं। तुम्हारे यहां से आधी आर्मी के परिवार भाग गए। तुम्हारा सेना प्रमुख का परिवार भाग गया। कहां है वो भुट्टो जो कहता था कि झेलम में खून बहेगा? कहां है? कहां है वो तमाम नेता जो कह रहे थे कि हम तो खुद आ जाएंगे लड़ने? कहां गया वो मेयर जो अटारी बॉर्डर पर आकर बता रहा था कि देखिए हमने कितनी हिम्मत कर ली? वो सब कहां चले गए? ह्यूमन शील्ड मत बनाओ, फिर तुम्हें जवाब दिया जाएगा। बच्चों को आगे करके कभी युद्ध जंग नहीं लड़े जाते। तुमने तो 71 में भी ये बताया था कि आगरा जलने लगा, लाल इमली जल रही है। कहीं कुछ हुआ था क्या? आके देख लेना, वैसे ही सब बना हुआ है।
राजनाथ सिंह ने आज क्या क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। भारत विरोधी और भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के इंसाफ दिलाने किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है, तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं, बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है, तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के
हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। सीएम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आतंकवाद को लेकर और बोफोर्स को लेकर क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने अब घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर से कहां कहां पाकिस्तान को नुकसान हुआ वो भी आपको दिखाते हैं। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंप तबाह किए। भारत ने पाकिस्तान पीओके में 150 आतंकवादी मारे। भारत ने पाकिस्तान सेना की कमर तोड़ी। भारत ने पाकिस्तान के कई फाइटर जेट गिराए। पाकिस्तान के 21 में से 6 एयरबेस तबाह। पाकिस्तान का डिफेंस अटैक पूरी तरह ध्वस्त। ड्रोन अड्डों, लॉन्च स्पॉट्स को पूरी तरह से ध्वस्त किया। और अब चर्चा करेंगे। मेजर विराट मिश्रा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल प्रदीप भाटिया, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजय कुमार सिंह हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजीव केरनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर से। नावेश शिको है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ यूपी से जुड़े। KB फैबियन जी हैं, वो थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे, फॉरेन डिप्लोमेट हैं वो। सबसे पहले तो विराट जी के पास ही चलूँगा मैं। सीज़ फायर का फैसला, उसके बाद फिर वही काम, लेकिन वही है कि अब कल मैं देख रहा हूँ लोग जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान में, गाड़ी वाड़ी लेके निकले हैं भीड़ भाड़ के साथ कि देखिए हमने क्या कर दिया। ये नहीं चाहते कि इनके साथ कुछ अच्छा हो, ये चाहते हैं कि हमारे आप जैसे अभी आपने हमको समझाया फिर करिए हमारे साथ वैसा ही। क्योंकि पाकिस्तान के पास एक ही चीज़ है जो उसने जीवन भर सीखी 47 से अलग होकर, आतंकवाद को बनाना, आतंकवादियों को ट्रेन करना और उनको भड़काना भड़काना, यहाँ भेजना, यही आता है उसके पास। मेजर विराट। विशाल जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान लगातार जिस तरीके के डरपोक किस्म के हम सालों से इसी तरीके का काम रहा है, पर पिछले 4-5 दिन में जो कार्रवाई हुई, जो घटनाक्रम हुआ, उसमें अपर हैंड भारत के पास था और अचानक से ये युद्ध विराम ने पाकिस्तान की इस टेरर फैक्ट्री को, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डिस्ट्रॉय कर दिया, बल्कि
एक तरीके का कुछ बढ़ावा ही दे दिया, क्योंकि इन्होंने अचानक से पूरे प्रोग्राम को रोक दिया। वहां पे जो इंफॉर्मेशन कैंपेन चल रही है पाकिस्तान में, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री साहब, उन्होंने भी बार बार ये बात कही है कि वहां के लोगों को, वहां की आवाम को लगातार गलत इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। उनको ये बताया जा रहा है कि भारत ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उनको ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पहल करके उनके नागरिक ठिकानों पर हमला किया। तो ये सब इंफॉर्मेशन, जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, उसका नतीजा है। जो वहां की जनता है उसको पूरी बात कभी पता ही नहीं चलने दी जाती कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ग्राउंड पर। और जैसा कि जनरल मुनीर का काफी समय से ये प्लान भी रहा है कि जो भारतीय सेना है उसको टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, इनका ये प्लान रहा है। और उसी के अंतर्गत ये इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते रहे। कभी यहाँ 40 लोग मार दिए, कभी वहां 50 लोग मार दिए। इस तरीके की घटनाओं को ये लगातार अंजाम देते रहे। पर इस बार फर्क ये हुआ, इन्होंने ये जो अपनी अपेक्षा नहीं करी थी कि भारत इतने जबरदस्त तरीके से और इतने बड़े लेवल पे इनके ऊपर हमला कर देगा पाकिस्तान के ऊपर, और टेररिस्ट कैंप्स जो अक्रॉस द एलओसी हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ये काम करके दिखाया और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी बौखला गई। जहां तक पाकिस्तानियों का ओवरऑल, जो पाकिस्तान आर्मी का खेल है, उसमें कहीं ना कहीं चीन की भी मिलीभगत नजर आ रही है। उनके ही दम पर ये इतना उछल रहे हैं, इनके जनरल मुनीर उछल रहे हैं। और कल जो स्टेटमेंट आया वांग यी का, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इनकी क्षेत्रीय अखंडता को मेंटेन करेंगे, जो इनकी संप्रभुता है पाकिस्तान की, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने में पूरा सहयोग करेंगे। तो इन सब बातों से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बल मिला है। इधर इनको जो IMF का लोन सैंक्शन हुआ है, वो भले ही किसी नाम पे सैंक्शन हुआ हो, रेजिलियंस फंड के नाम पे या जैसे भी, पर उसका इस्तेमाल टेररिस्ट गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। तो ये हमको सतर्कता और बढ़ानी पड़ेगी भारत को। इनकी जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है उसको रोकना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, और ये पूरा प्रयास करना पड़ेगा कि हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आने वाले दिनों में उसको और सशक्त किया जाए। और जो DGMOs की मीटिंग होने जा रही है उसमें हम अपनी जो डिमांड्स हैं, जो सारी प्लानिंग है, उसको सही तरीके से सोच समझ कर पाकिस्तान के सामने रखें और अपनी बातों को मनवा लें। विशाल जी। बिल्कुल, मैं ज़रा जम्मू कश्मीर के संजीव केरनी जी के पास चलूँगा। सर, कल जिस तरीके जम्मू कश्मीर में ड्रोन्स देखे गए, वहाँ पे मैं देख रहा सोशल मीडियाज़ पे, मैं चूँकि सारे वीडियोस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो वहाँ हालात बताए जाते हैं कि भाई ये देखिए नमाज ख़त्म हुई है, फिर ये देखिए ड्रोनों ने हमला करना शुरू कर दिया है, लगातार सेना जवाब दे रही है, इस तरीके से चीज़ें हो रही थी। ज़रा आप वहाँ की जो स्थिति है उसको क्लियर कर दें सर। जी, कल जो हालात बने, मैं उसके लिए ये कहूंगा कि देखो, पाकिस्तान ने तो वो चीज दिखा दी कि वो किसी बात पे एक जगह टिक के नहीं रहने वाले लोग हैं। जैसे कल 5 बजे के बाद आर्डर आया सीज फायर का, उसके बाद हमारे जहां जम्मू में इतना पैनिक हो गया कि वहां हमारे अखनूर में, उधमपुर में, इवन कटरा में माता वैष्णो देवी के ऊपर इन्होंने फिर से वो अपने ड्रोन भेज दिए थे। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये लोग विश्वास के पात्र नहीं है। ये हमेशा हमारे साथ विश्वासघात ही करते आए हैं, और इन्होंने आज भी जो किया है, हमने तो एक बड़ा बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, चलो हमारे कुछ साथी लोग जो बैठे थे उन्होंने कहा कि नहीं अभी सीज फायर चाहिए, लेकिन इन लोगों को आप कभी भी विश्वास के साथ नहीं ले सकते हो। ये कभी भी आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इनसे विश्वास तो करना ही नहीं है। कर्नल प्रदीप भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इन पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे पेट्रोल को माचिस दिखाना। बिल्कुल सही कहा। मैं इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं, मैं आपकी एक स्टेटमेंट को थोड़ा सा तब्दील करना चाहता हूं। आपने कहा पाकिस्तान के लोग सड़कों पे जश्न मना रहे हैं। मेरा मानना यह है वो जश्न नहीं मना रहे, वो शुक्र मना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इलाकों में तौबा तौबा हो चुकी थी। पाकिस्तान का सबसे सेफ और सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस नूर खान तकरीबन तबाह हो गया था। चकलाला, सरगोदा, ऐसी ऐसी जगह जो कि बिल्कुल महफूज समझी जाती थी, जहां पर इनके स्ट्रेटेजिक बेसेस हैं, उनके ऊपर हमला किया गया। 71 में हमने स्कार्डू को टच नहीं कर पाए थे। परसों रात में स्कार्डू पर भी हमला किया गया, वहां के एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो पाकिस्तान की हालत यह थी, वहां तौबा तौबा मच गई थी।
और यही कारण है कि सीज फायर एकदम लाया गया। वो दूसरी बात है कि इसमें यह जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा यह सीज फायर फोर्स किया गया, लेकिन अंदरूनी बात जो ये है कि पाकिस्तान की जो चपड़ासी राजनीति है, जो उसका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो कि एक चपड़ासी की हैसियत रखता है और चीफ के सामने हर वक्त सैल्यूट मारता है, उसके बयानात चीफ के ऑफिस से लिख के जाते हैं, जो बयान वो पार्लियामेंट में देता है। इसी प्रकार उनके तमाम वजीर अपनी बात कहने से पहले आर्मी से परमिशन लेते हैं। तो पाकिस्तान वो देश है और पाकिस्तान आर्मी वो आर्मी है जिसके पास एक देश है। बाकी देशों के पास आर्मी होती है, यहां आर्मी के पास एक देश है। तो ऐसे इनके ऊपर विश्वास करना, इनके जो राजनयिक हैं वो जो बात कहते हैं वो केवल आर्मी द्वारा लिखित में इनको दी गई वही बात कह पाते हैं, उससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है। ये बात हमेशा से चलती आई है और मुनीर साहब इस समय चाह रहे थे कि वो भारत के अंदर एक ऐसा संकट लाएं। साहब बोल दिया मैंने गलती से उसे, वो तो एक टेररिस्ट है, टेररिस्ट जनरल है। जो हमारे यहां एक्शन हुआ पहलगाम में, उसका दो मकसद थे। एक, कश्मीर में, पूरे कश्मीर में दहशत फैलाना, टूरिस्ट को भगाना, और भारत के हिंटरलैंड में हिंदू मुस्लिम दंगे कराना। बिल्कुल। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि भारतीय मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान में बेहद अंतर है। हमारे लोग, हमारे मुसलमान देश के साथ वफादारी अच्छे से करते हैं और उन्होंने हमेशा ये प्रूव किया है, फौज में हो, आईएएस कैटेगरी में हो, पुलिस में हो, हर सर्विसेज में उनका योगदान अच्छा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों के ऊपर उनको भी भरोसा नहीं। तो वो स्थिति जो ये मुनीर बनाना चाहता था, वो स्थिति बनी नहीं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, अंदेशे से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और उसके कारण उन्हें भागना पड़ा अमेरिका की तरफ हाथ फैलाकर कि हमको बचाइए इस स्थिति से। तो तौबा तौबा हो चुकी है और शुक्र मनाया जा रहा है कि यह सीज़फायर हुआ है। जी बिल्कुल, वरना तो फिर ये लोग बेचारे जो शुक्र कर रहे हैं, भारत को शुक्रिया कर रहे हैं कि आपने हमें बख्श दिया, हमें छोड़ दिया। आटा विहीन देश है वो। मैं तो जब से ये हुआ तब से मैं कह रहा हूँ जिनके पास आटा नहीं है, हम लोग अब बातें चाहे जो कर लें, लेकिन सच बात तो ये हथियार बहुत है, आटा नहीं है। बेचारे हथियार बनाएं खाएं क्या करें। तो एक प्यून रखा हुआ है उन्होंने, उसका नाम शहबाज शरीफ है, जो जगह जगह हर ऑफिसों में जाता है। उसके लिए चाइना ऑफिस है, जाता है वहाँ से उसकी कुछ तनख्वाह बंदी है जो लाता है और फिर उनसे हथियार लेता है और फिर वो नापाक हरकतें करना शुरू करता है। मैं डॉक्टर वीके सिंह का रुख करूँगा, विदेशी मामलों के जानकार हैं। हम लोग दो चीज़ें, एक तो जनता के अंदर वो था कि भाई ये सीज फायर क्यों और ट्रंप ने क्यों किया, एक है। अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस में चिदम्बरम के एक इंटरव्यू को पढ़ा तो उनका बहुत बुद्धिमानी फैसला है ये जिन्होंने किया है भारत ने। लेकिन हम लोग चाहे जितनी उनको तरजीह दे दें पाकिस्तान को, ठीक है, बड़े भाई बन के माफ़ भी करने की कोशिश की, लेकिन फिर 8 बजते ही उनके अंदर का पता नहीं कौन सा उन लोग के मन में फितूर आ जाता है कि हम सब कुछ कर ले जाएंगे। विदेश की नीतियों को अगर हम देखें तो हम लोगों ने सीज फायर पर सहमति जताकर क्या कोई गलती करी? सबसे पहले मैं पैनल में बैठे सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार करता हूं और सेना के डिफेंस एक्सपर्ट मेजर मिश्रा साहब, कर्नल साहब, जय हिंद बोलता हूं। जय हिंद। और के न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वीके सिंह। मैं कई बार इस चैनल पर डिबेट में आया हूं, लेकिन मैंने कभी भी फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं की, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट होने के बावजूद। जानते हैं क्यों? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी की बात करना, मुझे लगता है कि मैं फॉरेन पॉलिसी बता किसको रहा हूं? पाकिस्तान को, जिसके यहाँ पॉलिसी नाम की कोई चीज ही नहीं। मैं कर्नल भाटिया साहब की बात को जो है कोड करते हुए एक बात कहना चाहूंगा
कि जो पाकिस्तान वो एक ऐसा बदमाश पड़ोसी है। आप आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को आप पूरा करें। वो एक ऐसा बदमाश पड़ोसी है जो अपने पड़ोसी की तरक्की से चिढ़ता है। वो चाहता है कि जैसे कि कोई पड़ोस में बदमाश टाइप का न रहता हो, पड़ोसी की अगर हमने कार खरीद ली तो सोचता है यार ये तो कार से चल रहा है, इसकी कार नहीं कुछ करते हैं तो हवा निकाल देते हैं रात में कल, और 2 पहिए की निकाल दे ताकि ये स्टेपनी भी न लगा सके। उसकी सिचुएशन ये है। अब दूसरी बात अगर हम कहें कि वहां की आवाम की अगर हम बात करें कि वहां की आवाम की का जो है कोई अपना नैरेटिव नहीं। वहां के जो मुल्ला हैं और जो सेना में मुल्ला है, सेना भी मुल्ला ही है। तो इनफैक्ट पाकिस्तान का मुल्ला और पाकिस्तान का अल्लाह दोनों बिल्कुल अलग है दुनिया के अल्लाह और मुल्ला से। क्योंकि पाकिस्तान का ही अल्लाह है ऐसा जो ये कहता है कि नॉन इस्लामिक का आप कत्ल कर दो, कुछ भी जा करके उसकी नृशंस हत्या कर दो, बम से उड़ा दो, तो उनको जो है 72 हुए मिले। अब इसी इरादे से उन्होंने पहलगाम किया। यद्यपि 1947 से लेकर के अब तक हमें बहुत सारे मौके मिले कि पाकिस्तान को सही सबक सिखाया जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नेतृत्व में शायद कुछ कहीं कमी रह गई। वो नेतृत्व शक्ति जो है एक बार 71 में तो दिखाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं 65 में भी वो कमी रह गई। जब हम लाहौर तक गए थे क्योंकि हमने माफ कर दिया, 71 में हमने 93,000 सैनिक लेकर के ही छोड़ दिया, फिर भी कमी रह गई। पार्टीशन कर दिया बांग्लादेश का, लेकिन कमी रह गई। अब हमें लगता है ये सीज फायर जो किया है ये भी एक, इसको हम एक चूक के तौर पर देखें। हालांकि 2 TGMO लेवल की मीटिंग हुई है जिसको जो है अमेरिका अपने बड़बोलेपन में भुना रहा है कि मेरे कहने से जो है दोनों देश जो है शांत हो गए, दोनों देशों ने सीज फायर किया। मतलब मैं समझता हूं कि उसका सिर्फ एक बड़बोलापन मार। तो अभी की बार अगर ये सीज फायर होता है और ये कंटिन्यू होता है, सीज फायर के 3 घंटे बाद ही इसने अपनी औकात दिखाती है। 3 घंटे बाद ही जो है अपने ड्रोन उड़ाने लगा JNK में, पठानकोट में, जैसलमेर में, जगह जगह अपने ड्रोन हमले करना शुरू। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए विजय कुमार सिंह जी, मैं आपके पास आऊँगा। सभी में अमन बने रहे। हमारे साथ KP फैबियन जी जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे मैं KP फैबियन जी के पास चलूँगा, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सर, बहुत ज़्यादा लोगों के मन में एक चीज़ है कि हम लोग की विदेश नीति को लेकर, और हम लोगों ने जो सीज़ फायर का किया, क्योंकि सीज़ फायर का बैक फायर भी हुआ, वो मान नहीं रहे। उनके एंड से कोई सीज़ फायर नहीं है, वो लगातार अपनी नापाक हरकतें दिखा रहे हैं। सर देखिए, सीज़ फायर 5 बजे, कल 5 बजे शाम को डिक्लेयर किया था, और मेरे ख्याल से 9 बजे तक पाकिस्तान वायलेशंस करता था, और डिफेंस फोर्सेस ने उनको ठीक जवाब दिया। लेकिन रात 9 बजे के बाद मेरे ख्याल से कुछ वायलेशंस नहीं था। दूसरी बात है कि सीज़फायर अच्छा है, क्योंकि जो लोग LOC के नज़दीक रहते थे और इंटरनेशनल बॉर्डर नज़दीक, उनके लिए बहुत मुश्किल था। बच्चे लोग स्कूल में जाते नहीं थे, और रात में पावर नहीं था, और बहुत इवैक्यूएशन था। और आप जानते हैं क्या हुआ पुंछ में, क्या हुआ बारामूला में और दूसरी जगह में। इसलिए ये अच्छा है। सिर्फ एक बात है कि ये काफी नहीं है। क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान, जो टेररिस्ट कैंप्स पाकिस्तान में है, वो सारा डिसमेंटल करना है, और जो
नौजवान ये उधर बच्चे लोग हो तो स्कूल में जाना है, और बड़े हैं तो उनको कुछ नौकरी देना है, और जो लोग लीड करते थे उनको डिटेन करना है ना, और ये बिल्कुल। पाकिस्तान करना है, और भारत को ये वेरीफाई करने का मौका देना है। अगर पाकिस्तान ये करता है तो हम इंडस वाटर ट्रीटी में जब हमने कहा था, सस्पेंड किया था ना, और सस्पेंशन विड्रॉ करना है, और फिर देखेंगे। लेकिन हम लोग जब, जैसे हम लोगों ने कर दिया, आपकी बात बिल्कुल सही कि बॉर्डर पर रहने वालों की ज़िंदगी बहुत स्थिर नहीं रहती है। कहीं उनको कुछ, कल मैं कई लोगों के बयान भी सुन रहा था कि अब हमारे बच्चे परेशान होते हैं, इतनी जल्दी मूव नहीं कर सकते हो आप किसी के, क्योंकि पता नहीं होता कब कहाँ से हमला हो जाएगा। तो बॉर्डर के लोग इस वजह से परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अहम बात आपने कही रोज़गार की, कि वहाँ के लोगों के पास मूल रोज़गार नहीं होता है। कल डल झील तक निशाने पर लिया गया, तो टूरिस्ट जब नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़े लेवल पर टूरिस्ट है, और टूरिस्ट अगर नहीं आएगा उन जगहों पर, तो उनका रोज़गार, उनका खाने के लिए बड़ा संकट आ जाता है सर। सही बात है। और दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, कोई लोग मेडिसिन और चावल वगैरह खरीदते थे, क्योंकि वो उनको लोगों को पता नहीं था क्या होगा। और हमारा चीफ मिनिस्टर उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस को एक्टिवेट किया, तो और कितने फ्लाइट्स दिल्ली में कैंसिल किया आप जानते हैं, कितने फ्लाइट्स। तो ये अच्छा बात है, लेकिन मैंने कहा और एक्शन चाहिए पाकिस्तान की तरफ, और एक्शन चाहिए, देखेंगे। क्योंकि इन्हें जवाब देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो आतंकवाद की इन लोगों ने फैक्ट्री खोल रखी है, वहाँ से ये बार बार इन लोगों के पास एक दिक्कत है, ये कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, घूम फिर के आते उधर ही हैं। आतंकवाद को इन लोगों ने सर्वोपरि मान लिया है, और सिर्फ गलत बातें अपनी जनता को बता कर, चाहे वो इनके सेना प्रमुख हों, चाहे इनके पीएम हो, डिप्टी पीएम हो, तमाम लोग, सबके पास यही एक रहता है कि सिर्फ भारत हमारा बुरा चाहता। अगर भारत बुरा चाहता तो जो ह्यूमन शील्ड बनाई थी पाकिस्तान ने अपने एयरबेस को बंद ना करके, अगर वो हमला होता तो कितना बड़ा वॉर छिड़ता, ये पाकिस्तान को बिल्कुल अंदेशा नहीं है। यह सही बात है। वो आतंकवाद का फैक्ट्री सब, जैसे मैंने कहा, क्लोज करना है। दूसरी बात है, ये आप जानते हैं कि जफार एक्सप्रेस बलूचिस्तान में कुछ हुआ, और बहुत लोगों को मारा, याद है ना? जी जी सर। उस समय वो मुनीर, जनरल मुनीर ने कहा था, उनका एक कॉन्फ्रेंस था कमांडर्स का, उन्होंने कहा एक चीज भारत ने किया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि भारत को इसके लिए स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स जवाब देना है। वो तो मार्च 16 था, वो टाइम पे था। एक हफ्ते पहलगाम के पहले उन्होंने फिर कहा कि 2 नेशन थियरी और बच्चे को सिखाना है, और जो कश्मीरी ब्रदर्स फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस, उनको तो हम मत अबैंडन करना है। इसलिए ये पहलगाम उन्होंने किया। और पहलगाम का भी हम समझना है। और पहलगाम में मुझे लगता है सर, इनकी सबसे बड़ी साजिश जो थी, जैसे अभी हमारे साथ प्रदीप भाटिया जुड़ रहे थे, कर्नल प्रदीप भाटिया, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो करना चाह रहे थे कि वो यहाँ का टूरिज्म, कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर, कश्मीर के युवाओं में रोजगार की बात कहाँ से मन में आ गई, वो अब हमारे अभाव में क्यों नहीं आ रहे हैं, कि हम उनको जो बता रहे हैं, हम जो उनको चीज़ें भिजवा रहे हैं, उस पर क्यों नहीं वो एतराज़ कर रहे हैं, इनको भगा क्यों रहे हैं। वो रोजगार करने लगे, वो पढ़ने लगे, वो इन चीज़ों से मूव ऑन कर चुके थे। कश्मीर के नौजवान से एनजीओस काम करने की जरूरत है ना, उनको बोधवल्करण करने की जरूरत है। और ऐसा है, पाकिस्तान कश्मीर चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को मिलेगा नहीं, है ना।
कोई चांस नहीं है। और पाकिस्तान को समझाना है कोई अच्छी चीज आपको मिलेगा नहीं। आप भारत से नॉर्मल रिलेशन आपको अच्छा है, भारत से ट्रेड करना। भारत जो बहुत पाकिस्तानी लोग भारत विजिट करने चाहते, तो हम भी इंडिया भी पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना है और वो प्रो इंडिया होना चाहिए, प्रो शांति होना चाहिए। देखेंगे आइंदा में देखेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ नावेश शिको जी भी से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। नावेश शिको जी के पास चलूंगा। नावेश जी, पिछले मुझे लगता है, चलिए नावेश जी हमारे साथ अभी फिर से जुड़ेंगे। मैं फिर से चलता हूँ सीधे। मैं विजय कुमार सिंह जी के पास ही चलूँगा, वो अपनी बात को जल्दी से पूरा कर लेंगे। विजय जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा जी कि अगर आर्टिकल 35 है यूएन चार्टर में, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट एंड पीस की बात करता है, तो 51 भी है कि अगर कोई हमारी सोवरेनिटी पर बार बार अटैक करे, हिट करे, तो हम रिटेलिएट कर सकते हैं। तो ये जो रिटेलिएशन है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे ये बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, या ये ऑपरेशन सिंदूर, ये हमारी तरफ से एक रिटेलिएशन है कि यहाँ पर जो है धर्म पूछ करके जो पहलगाम में एक नृशंस हत्या की गई, वो हमारी सोवरेनिटी, हमारी इंटीग्रिटी को तोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। और ये प्रयास यूं ही नहीं हुआ था, इसके भी पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी राजनीति ये थी इंटरनेशनल। चूंकि जो अमेरिका ने चाइना पर सेंसर लगा दिया था, तो उस सेंसर, उसकी वजह से अमेरिका के कुछ कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही थी। प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग वहां हो रही थी, उसका प्रोडक्शन समवेयर इंडिया में होने वाला था। तो अब वो भारत अमेरिका में ना इन्वेस्ट करे, इसलिए चाइना ने पाकिस्तान को प्रोवोक किया कि आप ऐसा करो, और उस प्रोवोकेशन में ये पहलगाम हुआ। और पहलगाम के रिटेलिएशन में जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, ये भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि उसने जो है भारत में धर्म पूछ करके जो भारत के पुरुषों की स्पेशली हत्याएं की, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़ा करके। तो भारत की सरकार ने सेना के 2 चुनिंदा अफसर जो चुने, जिसमें एक मुस्लिम और एक हिंदू लड़की, दोनों ही जो है, एक कर्नल, एक विंग कमांडर, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जी, इनके द्वारा जो पाकिस्तान को जवाब दिया है अंदर तक, जो उनके जो है 9 टेरर कैंप खत्म किए हैं 6-7 की रात में, वो एक बहुत बड़ा जवाब था इनको कि भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को अगर टच करोगे तो हम अंदर घुस करके मारेंगे। और ये काम भारत को बहुत पहले करना चाहिए था, जो हमें लगता है कम से कम कहीं ना कहीं हम बहुत बार लेट हुए हैं। तो इस बार अब लेट नहीं होना है। अब अगर ये ऑपरेशन शुरू है, जैसा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर पीओके लेने के बाद और बलूचिस्तान को कम से कम इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करने के बाद ही खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, मैं कर्नल प्रदीप भाटिया का रुख करूंगा। 6:30 बजे तीनों सेना के अधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता होगी आज। सर, क्या कोई बड़ा ऐलान? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। ओके, कल 12 बजे का टाइम है जब डीजीएमओज आपस में वार्ता करेंगे। उससे पहले एक रणनीति तैयार की जाएगी, कल की बातचीत का मसौदा तैयार किया जाएगा, सीज फायर की कंडीशंस पे जो आज पूरा दिन वार्ता चली है, अलग अलग मीटिंग्स हुई हैं, हायर डायरेक्शंस जो आई हैं, उनको लेकर पूरा डिटेल्ड
ब्रीफिंग की जाएगी डीजीएमओ की, ताकि वो प्रिपेयर रहें पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करने के लिए। ये सीज फायर में मैंने पहले भी कहा आपके ही चैनल पर कि हमारी कुछ जरूरी शर्तें हैं जिनके ऊपर यह सीज फायर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हैं इस समय मोमेंटम लेकर, पाकिस्तान रिसीविंग एंड पर है, उसकी जूत परेड हो चुकी है, अभी सीज फायर भी उसी ने मांगा है। तो हम लोग एक नेगोशिएटिंग टेबल पर स्ट्रेंथ के साथ बैठे हैं, तो हमें अपनी शर्तों पर यह सीज फायर कबूल करना चाहिए, और उसी के लिए शायद ये तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं ये मिल रहे हैं और ये शायद वार्ता करके प्रेस ब्रीफ करेंगे। जी बिल्कुल। संजीव केरनी जी, कश्मीर के लिए बड़ा असमंजस की स्थिति होती है। अब आप बताइए, अभी सब चीज़ नॉर्मल हो गई थी, टूरिस्ट आ रहे थे, पहलगाम हमले तक की बात मैं कर रहा हूँ, कितने अच्छे से सब वहाँ युवा रोजगार कर रहे थे, सब कितना हंसी खुशी था। एकदम से वहाँ पर इन लोगों ने माहौल खराब किया। एक चीज मैं कहूंगा आपको जी, अभी जो हमारे कर्नल भाटिया जी ने कहा, हिंदुस्तान का मुस्लिम और पाकिस्तान का मुस्लिम, सबसे पहले मैं यहां एक चीज कहना चाहूंगा, हमारी एजुकेशन का, हमारी शिक्षा का स्तर देखिए आप, और पाकिस्तान में जो शिक्षा का स्तर है वो मदरसे से शुरू होता है। आप कभी हमारे क्रिकेट मैच देखिए, 14 साल का एक छोटा सा बच्चा वो भी इंटरव्यू देता है तो लगता है कि ये कोई बात कर रहा है आदमी, और पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर जब बयान देने के लिए आते हैं आपको पता चल जाता है कि उनकी शिक्षा का स्तर क्या रहेगा। तो मैं ये मानता हूं कि वहां पे जब तक ये मदरसा कल्चर खत्म नहीं होगा ना, तो पाकिस्तान को कभी भी समझ आ ही नहीं सकती, वो उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते जहां तक हमारी भारतीय सभ्यता और हमारी संस्कृति है, वो उसको छू भी नहीं सकते कभी। दूसरा रहा कश्मीर का मसला, आपने जो कहा, देखिए हमारी गीता में लिखा है परिवर्तन संसार का नियम है, और पिछले 10 सालों में आपने कश्मीर में कितने परिवर्तन देखे। वहां से पत्थरबाज खत्म हो गए, वहां पे हड़ताल खत्म हो गई, और जो रोजगार के लिए जो नौजवान बाहर जाते थे आज वो अपने कश्मीर में अपना रोजगार बनाकर, और पहली बार ये इतिहास में हुआ पहलगाम में जब वो ये यात्रियों पे हमला हुआ, उसके बाद कश्मीर के लोग, कश्मीर का आवाम जो वो सड़कों पे निकला, उन्होंने कहा ये बहुत गलत हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े परिवर्तन है कश्मीर में, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक वहां पे ये मदरसा कल्चर नहीं खत्म होगा, जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया दिखाएंगे ही नहीं। अरे मैं मदरसे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप बताइए ना, एक मदरसे में पाकिस्तान, मैं अभी मदरसे के खिलाफ नहीं बिल्कुल वही है, हम लोग मदरसे, मैं शिक्षा स्तर कोई तो दीजिए बिल्कुल। अब तालीम प्रॉब्लम मदरसे से नहीं है जनाब, प्रॉब्लम है वहां का मुल्ला, वहां का अल्लाह। दुनिया के मुल्ला, दुनिया के अल्लाह, दुनिया के इस्लाम से अलग है। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, वहां का इस्लाम भी अलग है। वहां मैं आपको बता रहा हूं ना, मुझे संजीव जी, मुझे लगता है जितने सब पहले से मेरी बात को समझेंगे कि वहां पर इस्लाम को अपने हिसाब से मोल्ड किया हुआ है, वहां पर इस्लाम को अपनी सहूलियत, अपने उससे उन्होंने कर रखा है। लाहौर तक वो बिल्कुल इस्लामिक रहेंगे, लेकिन जब लंदन जाएंगे, यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा जी, क्योंकि मैं रामायण का कलाकार हूं, मैं रामलीला में एक्टिंग करता हूं। जब रामचंद्र जी को वनवास होने लगा था ना, तो भरत जी कहते हैं कि कई को दोनों वर धर्म के अनुसार दिए गए थे, और धर्म के अनुसार राजगद्दी भी बड़े बेटे को दी जाती है। यहां धर्म अड़ाया जाता है और वहां धर्म उड़ाया जाता है। ये पाकिस्तान का कल्चर है, जो उनको सूट करेगा वो धर्म है, जो नहीं करेगा वो अधर्म है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। मेजर विराट मिश्रा का रुख करते हैं। विराट जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये देखिए, एक होता है कि आप चलिए थोड़ा उनसे प्यार मोहब्बत ठीक है, लेकिन ये मानते नहीं है, आटा खाने को नहीं है। मतलब मुझे गुस्सा आती है इस बात पे कि आपके पास है कुछ नहीं लेकिन आप इतना इतरा के चल रहे हो, इतना मतलब अपने आप को बता रहे हो, टुकड़ों पे पल रहे हो, और बता लोगों को ऐसे रहे हो कि जैसे सब कुछ आप ही की देन है। देखिए विशाल जी, मेरा इसमें बहुत ही सिंपल सा मानना है, जैसे फौज निर्णय लेती है वो बहुत ही कोल्ड कैलकुलेशन पे निर्णय होते हैं, उसमें किसी भी भावुकता की कोई जगह नहीं होती। तो अभी तक जो हो चुका है वो तो हो ही गया है। कल जो मीटिंग है उसके बारे में मैं अपनी मिनट में राय रखना चाहूंगा।
कि कल जब वो सीजफायर का मीटिंग होगी तो उसमें भारत को अपनी अपनी जो कंडीशंस है उनको बहुत क्लियरली रखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है कि कह दे कि ट्रेड बहाल कर लीजिए, आप अपने जो अटारी वाघा बॉर्डर्स हैं उनका रास्ता खोल दीजिए, हमारी जो एयर स्पेस जो आपने बंद कर रखा है वो उसको वापस से खोल दीजिए। इस तरीके की बातचीत कर सकता है। हो सकता है कि जो आपस में वो पकड़े गए हैं, जो सिपाही पकड़े गए हैं, उनको आपस में एक्सचेंज करने की बात हो। सिंधु जल समझौते पे तो हो सकता है कि जबरदस्त तरीके से दबाव बनाया जाए अंतरराष्ट्रीय तरफ से भी, और वैसे भी ये कहते हुए कि इसको वापस से फोर्स में ले आया जाए इस ट्रीटी को। और जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड चाहे हो गया, चाहे ह्यूमैनिटेरियन राहत है, वो कश्मीर में अक्रॉस द लाइन और इधर दोनों तरफ दे देने की बातचीत हो, इस तरीके की बातचीत हो सकती है। तो भारत को बहुत एक फर्म स्टैंड लेने की जरूरत रहेगी वहां पे कि हमारी क्या मांगे रहेंगी, उन पे चर्चा अब बहुत लाजमी है। ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी मीटिंग्स लगातार चल रही हैं, पर अब हमको वहां पे एक बहुत फर्म स्टैंड लेने की जरूरत होगी। और हमने ये पहले भी कहा है कि अब अगर हमला होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हमला इन्होंने सीज फायर उल्लंघन करके ये दिखा दिया कि हमला ये वापस से कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी दो अलग चीजें हैं, दो अलग एक्टर्स हैं, इनको एक साथ क्लब नहीं किया जा सकता। आप बातचीत किससे करते हैं? पाकिस्तान सरकार से। आप सीज फायर किससे करते हैं? पाकिस्तान सरकार से। और हमला कौन कर देता है? पाकिस्तान आर्मी। तो ये दो अलग अलग लोग हैं, इनको अलग अलग ट्रीट करने की जरूरत है। और जो पाकिस्तान आर्मी जो खेल कर रही है उसको मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है सैन्य बलों के द्वारा। और जो पाकिस्तान सरकार कर रही है, मे भी उसको अगर हम अंतरराष्ट्रीय तौर पे कहीं मदद करके खड़ा कर पाए कि भाई आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। इमरान खान, अगर आपको ध्यान हो तो जो FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसकी जब ग्रे लिस्ट से बाहर आया था पाकिस्तान, तो वो भी इमरान खान के उठाए गए कदमों और जो इनको रोका था, इन्होंने जो टेररिस्ट गतिविधियां थी उनको रोका था, उसके बाद ही वो ग्रे लिस्ट से बाहर आए थे। पर आपको तब ये भी ध्यान होगा कि जनरल मुनीर उस समय DG इंटेलिजेंस थे वहां पे, जो कम्युनिटी, यस सर, ISI के चीफ थे। तो इनको जैसा कर्नल भाटिया सर कह रहे हैं कि 8 महीने में ही इनको हटा भी दिया गया था। तो ये ध्यान रखना होगा कि ये बहुत ही इनमिकल इंटरेस्ट है इनके आपस में भी, ईगो की लड़ाई है, आपस में सत्ता की लड़ाई है जनरल मुनीर और इमरान खान के बीच में। तो हमें शायद कहीं इमरान खान को भी वो फैसिलिटेट करना चाहिए अंतरराष्ट्रीय दबाव के द्वारा कि वो बाहर आ पाए, और वो एक बड़ा एक्टर बन सकता है भारत को आगे हेल्प करने में कि इस तरीके की कार्रवाई जो पहलगाम में ये नपुंसक हमले हो रहे हैं, इस तरीके की कार्रवाई को रोकने में। तो मेरा ये मानना है, इसको सरकार अगर देखे तो शायद हम लोग थोड़ा और तेजी से इस राह पे आगे बढ़ पाएंगे, शांति की राह पे। बिल्कुल, और शांति की राह जब होगी। विशाल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेजर विराट की बात में ऐड करने के लिए। यदि हम अपना इतिहास देखें नेगोशिएशंस का, तो शिमला में हमने नेगोशिएशंस करते हुए बहुत कुछ खो दिया। 65 में ताशकंद में नेगोशिएशंस के बाद हमने बहुत कुछ खो दिया। तो ये मौका वो है कि हमें अपना स्टैंड बड़ा फर्म रखना पड़ेगा, बहुत मजबूत रखना पड़ेगा, वरना जो हमने पिछले कुछ दिनों में पाया है उसे कहीं खो ना दें। अगर ये स्थिति आती है तो इतिहास कभी हमें माफ नहीं करेगा। बार बार मौके मिल चुके हैं भारत को, इस बार ये मौका गंवाना नहीं है, भले ही सीज फायर की धज्जियां क्यों ना उड़ जाएं। हम एक मजबूत जगह पे बैठे हैं और उस जगह से हम नेगोशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। ये बात हमारे जो कल DGMO साहब हैं, शायद उनको अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दी गई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और सबने आप सब बने रहिए हमारे साथ। हम चर्चा कर रहे हैं घुटनों पर पाकिस्तान, इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं प्रदीप भाटिया जी। प्रदीप जी, अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि नेगोशिएशन को लेकर, लेकिन मेरा मानना यह है कि इनसे कोई बात, किसी समझौते पर हम लोग आ नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या समझौता करें सर? LOC पर सीज फायर कितनी बार हुआ, ये कहाँ माने? हम लोग कहते हैं कि उनकी आम जनता को निशाना नहीं बनाना है, नहीं करना है, हम लोग तो नहीं इस तरीके के, लेकिन वो तो सिविलियंस पर वार करते हैं। ये समझौता मानते कहाँ हैं? होता है फौजों के बीच में। हमारी
इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब प्रोफेशनल फोर्सेस हैं और बड़े डिसिप्लिन कायदे के साथ चलते हैं। इसीलिए आपने इस पिछले 4 दिन में ये नहीं सुना होगा कि किसी सिविलियन ठिकाने पर हमला किया और सिविलियनों की जान गई। लेकिन हमारी तरफ जितने हमले हुए हैं, अटैक हुए हैं, काइनेटिक अटैक्स हुए हैं, अधिकांश स्पेशली जम्मू कश्मीर के अंदर कुपवाड़ा, गुरेज, राजौरी, पुंछ, इन सब इलाकों में केवल सिविलियन टारगेट्स पे हमला किए गए हैं, क्योंकि सिविलियंस एक्सपोज्ड हैं पाकिस्तान की पोस्ट के आगे। उनके पास बंकर्स हैं लेकिन मौका ही नहीं मिला बंकर्स में घुसने का। तो अभी तो इवैक्यूएशन हो चुका है काफी हद तक वल्नरेबल एरियाज से, लेकिन वो नुकसान पहली रात को पाकिस्तान ने जो किया वो असहनीय था। इसी प्रकार जम्मू में के शहर के अंदर भी एक हमला देखा गया जिसमें ड्रोन या मोटर बॉम्ब आके गिरा, जिसमें काफी लोगों को नुकसान पहुंचा, घर को नुकसान पहुंचा। लेकिन भारत की तरफ से इस तरह की पहल नहीं की गई। हमारे पास क्षमता है, काबिलियत है और एक्यूरेसी है कि किसी भी इलाके में पिन पॉइंट टारगेट को बर्बाद किया जा सकता है। यह हमने एडिक्वेटली डिस्प्ले कर दिया है। और अगला टारगेट जो हमारी क्रूज मिसाइल्स का था वो पाक स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन जो कि रावलपिंडी के बाहर है उस पर था। और शायद इसी के कारण पाकिस्तान को लगा कि उनके न्यूक्लियर एसेट्स को भी खतरा हो जाएगा और शायद वो उसको बचाने में काबिल ना रहे। तो इसीलिए वो नेगोशिएशंस के लिए आगे बढ़े और उन्होंने अमेरिका के पांव पकड़े कि ये नेगोशिएट कराइए सीज फायर को। तो हम उस स्थिति में हैं जब हम डिक्टेट कर सकते हैं टर्म्स। अब देखना ये होगा कल 12 बजे के बाद कि सीज फायर किन टर्म्स पे एक्सेप्ट किया जाता है भारत की तरफ से। जी बिल्कुल। और अभी मैं एक कुछ खबरें और भी देख रहा था कि लोग किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कि अभी से आया कि पहलगाम हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी, ये सूत्रों से बता रहे हैं, पहलगाम हमले के बाद जब मोदी दुबई में तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कॉल किया था और पहलगाम हमले में दुख जताया था। प्रदीप जी, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, प्लीज एक बार रिपीट करेंगे। पहलगाम हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को कॉल किया था और इस पर दुख जताया था। अभी ये सोर्सेस की से न्यूज है कि तब लगातार इस पर टच में थे पाकिस्तान और भारत, माफ करिएगा अमेरिका और भारत की। और जी हाँ, अमेरिका और भारत टच में थे। आपको याद होगा परसों के दिन मार्को रूबियो ने पहले हमारे विदेश मंत्री से बात की और शायद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री से बात की, जिसमें प्रधानमंत्री ने कोई अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया, कंडीशंस स्पष्ट नहीं की। उसके बाद मार्को रूबियो ने आसिफ मुनीर से बात की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की और उन लोगों की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि सीज फायर हम मानने को तैयार हैं। तब जाकर डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से हमारे डीजीएमओ को कॉल किया गया और सीज फायर का प्रस्ताव रखा गया। उससे पहले भारत ने एक अच्छी शर्त रख दी थी टेबल पर, क्योंकि भारत को भी एहसास हो गया था कि सीज फायर अभी इंपोज किया जाएगा। तो हमारी तरफ से ये शर्त रखी गई थी और डिक्लेरेशन दिया गया था जो कि एक डॉक्ट्राइनल चेंज है। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इन इंडिया विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पर टेररिस्ट एक्ट होगा तो इसे हम एक लड़ाई का संदेश मानेंगे और इस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। ये एक डॉक्ट्राइनल चेंज है और इसको पाकिस्तान को हमेशा आगे से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कल नेगोशिएशंस जब होंगी सीज फायर की, उसमें ये चीजें निकल के आएंगी और हम लोग इस समय, मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक अच्छे पटल पर बैठे हैं, स्ट्रेंथ के साथ बैठे हैं, मजबूती से नेगोशिएट करेंगे। जी, और बिल्कुल नेगोशिएट करना भी चाहिए। मैं कहता हूँ सिंधु का जल जब तक नहीं, जब तक आतंकवाद नहीं खत्म होगा। आप करिए आपको जो करना, आप अपने लिए, आप अपनी तरफ से कुछ करते नहीं हो। इंडस वाटर ट्रीटी इसमें नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, इस नेगोशिएशन में इंडस वाटर ट्रीटी को अलग रखा जाना चाहिए, ये मेरा जाती मानना है। और शायद दिल्ली में भी सब ये बात को मानने से इनकार नहीं करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी इज नॉट रिलेटेड टू दिस सीज फायर। बिल्कुल। विजय विराट,
कुछ मुद्दों पर आपको बिल्कुल मुखर होकर रखना चाहिए अपनी बात। क्यों किसी के दबाव में आए? अमेरिका बताएगा हमें, चीन बताएगा? अरे भाई आप लोग, हमारी फॉरेन पॉलिसी को तय करता है। वो क्यों बता रहा है मेजर विराट? क्योंकि सेना को ये गिल्ट हो जाता है फिर कि भाई फिर क्या फायदा। भले वो खुल के ना कहे, कभी नहीं कहेगी सेना, लेकिन सेना के पास इतना बल है कि पाकिस्तान को बता देगा कायदे से। ये जो देखिए विशाल जी, पिछले 3 दिन में 4 दिन में भारतीय सेना ने ये करके दिखा दिया। अब हमारे ड्रोन्स और उनके ड्रोन्स, हमारी मिसाइल्स और उनकी मिसाइल्स, आप देखिए उनके रनवेज को हमने नष्ट किया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को हमने नष्ट किया। हमारा अपर हैंड था, हमारा जबरदस्त काम था, और हमारी जो सेना थी वो जोश से भरी हुई थी। उधर आप अगर उनको देखेंगे तो उधर सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलती रही। अभी थोड़ी देर पहले ही पंजाब की जो सूचना मंत्री हैं आजमा बुखारी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत को घुटने पे ला दिया और उनकी एयरफोर्स बेस्ट है, और ये इनके जो ये है क्या नाम है, जो जनरल मुनीर हैं वो सालार हैं, सिपाह सालार हैं, इसके मतलब सिपाहियों के नेता हैं। इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। तो वहां पे इस तरीके की बातचीत लगातार जारी है। वो उड़ा देते हैं, जैसे नहीं हवा में उड़ा देते हैं कुछ बातचीत, उस तरीके की चीज है। इसमें ठोस कुछ भी नहीं होता है उनके पास। जहां तक कि डिक्लेरेशन की बात है सीज फायर के, हाँ वहां पे कहीं ना कहीं एक कूटनीतिक सेटबैक जिसे मैं कहूंगा जरूर था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 3:30 बजे के आसपास ये डिक्लेयर कर दिया ट्रुथ सोशल पे कि भारत और पाकिस्तान से मैंने बात करी और इनके नेताओं को समझाया और इनको समझ में आ गया, और रात भर बातचीत करने के बाद इन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। ये कहीं एक थोड़ा सा सेटबैक जरूर था। भारत को ये चाहिए, इनको दे शुड कन्वे दिस इन नो अनसर्टेन टर्म्स टू अमेरिका, कि ये बनता नहीं था जब 2 देश आपस में बात कर रहे हैं। हमने गुड फेथ में अगर इनको ये बता भी दिया था कि हमारा कुछ समझौता हो गया है, तो उसको इस तरीके से पब्लिकली, अरे वो इंसान तो नोबेल के पीछे पागल हो चुका है। उसको चाहिए शांति दूत बनना है, पूरी विश्व देखे और मुझे नोबेल चाहिए। अरे मतलब वो तो मैं क्या करूं, लेकिन ट्रंप ने जो कल अपने आप को दिखाने के लिए सर्वोपरि जो किया ना, वो बहुत खराब था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आज घुटनों पर पाकिस्तान, घुटनों पर ही है। कुछ देर में अभी वो जाएगा कहीं बेचारा। अगर आज उसने कुछ ऐसी हरकत करी तो मुझे लगता है कि आज घुटनों पे नहीं, लेट ही जाएगा वो। तो फिर इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।